गर्ल्स के पीछे वाले सीट पे कोई नहीं ना है? पीछे सीट खाली है गर्ल्स की केवल रास्ता है? बेंच खाली है? खाली रहने दो एक तो बेंच। गर्ल्स के पीछे एक बेंच हमेशा खाली रहेगा। काहे? जो हम बोल दिए वो यहाँ का नियम हो गया। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। गांधी युग के बारे में पढ़ा दिए थे। मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? खुदाई खिदमतगार संस्था। बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। रॉलेट एक्ट का असली नाम बताइए आप लोग, लड़की लोग। नाला रोड। कुछ भी बोल देती है तो लड़की से। नाला रोड का एरिया है। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919। कौन सी सेना का रेजिमेंट गया था? सेना का कमांडर था ऑर्डर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर था। जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ। पूरे भारत का हंटर कमीशन में कितने सदस्य? कितने सदस्य थे? कोई भारतीय कितने थे? 3। हंटर कमीशन ने इस घटना को क्या कह दिया? सही कह दिया। हंटर कमीशन के हिसाब से 389 के आसपास लोग मरे थे, जबकि हकीकत में 1600 लोग मरे। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। उधम सिंह ने ओ डायर को कब मार दिया? 1940। यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद आपको होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं। होम रूल क्या था? होम रूल। होम रूल देखिए, आयरलैंड एक जगह है, ब्रिटेन के पास में आयरलैंड है। आयरलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो आयरलैंड में एक विशेष सुविधा देता था। कहता था कि भाई आयरलैंड में ब्रिटेन की आपके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मतलब आप अंदर अपना शासन कीजिए। जैसे मुखिया में देखिएगा तो केंद्र सरकार मुखिया कैसन शासन कर रहा है, हस्तक्षेप करने आती है। राज्य सरकार मुखिया में हस्तक्षेप करने आती है। बिहार में मुखिया इन ज्यादा हो गई हैं सब। क्या कभी हस्तक्षेप करने आते हैं लोग? नहीं, स्वतंत्र रूप से शासन चलता है। तो भारतीयों का भी कहना था कि जिस तरह से आयरलैंड को यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं? होम रूल कर सकते हैं। आयरलैंड में क्या कर सकते हैं? होम रूल कर सकते हैं। तो उस तरह से भारत में भी क्या चाहिए? होम रूल। तो होम रूल आंदोलन किससे प्रेरित था? किस देश से? आयरलैंड से। किससे प्रेरित था? आयरलैंड। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यह 2 चरणों में हुआ होम रूल आंदोलन। पहला चरण की शुरुआत अप्रैल 1916 में हुआ, अप्रैल 1916। और दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में। पहले चरण की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारा शासन होना चाहिए। और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये तो सबको पता होगा। आगे बढ़े। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक बहुत गर्म दल के व्यक्ति थे। इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव चलाया था। एक इतिहासकार था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन डे के नाम पे याद रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल। इतिहासकार वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारत में जितनी भी अशांति फैली है, इन सारे अशांति का कारण बाल गंगाधर तिलक है। अतः उसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में
भारतीय अशांति का जनक किसे कह दिया? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि भाई बाल गंगाधर तिलक जो है उसी के वजह से भारत में क्या है, अशांति फैली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ऊपर कर सर हमारे देश में किसान नेता कौन है? अभी सबसे आगे राकेश टिकैत चल रहा है। आगे बढ़े। अभी के वक्त में सबसे बड़े कौन चल रहे हैं? राकेश टिकैत। अकेले पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत मतलब कर्मठ व्यक्ति राकेश टिकैत हारी हुई बाजी किस तरह से पलट दिया। 26 जनवरी को जो घटना हुआ था बहुत ही निंदनीय घटना थी, लेकिन वो अभी वही मेन किसान आंदोलन पे। 1902 के बाद गांधी जी अफ्रीका में रहे थे। अफ्रीका वाला हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊं। इन्हें किसने बोल दिया? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ये इतिहासकार था। सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा? इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। इंडियन अर्नेस्ट, इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ गलती कर दिया। इन्होंने इस वैलेंटाइन सिरोल पर केस करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए केस करने के लिए। अब भैया आप लंदन चले, इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड चले जाएंगे लंदन, और यहाँ आपका आंदोलन सफल होगा? नहीं होगा। 1918 आते आते धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया? स्वतः समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन ज्यादा क्षेत्र तक में भी नहीं फैला था। इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र था। कहाँ था? महाराष्ट्र, क्योंकि ये खुद ही कहाँ के थे? महाराष्ट्र। लेकिन एनी बेसेंट ने दूसरे चरण में इसको चालू किया। एनी बेसेंट इन्होंने चालू किया। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। तो एनी बेसेंट ने देखा था कि आयरलैंड भी गुलाम था, लेकिन इतनी गुलामी नहीं थी जितनी भारत में थी। तो एनी बेसेंट ने भी कहा कि भारत में क्या होना चाहिए? होम रूल। अंग्रेज अपना केंद्र शासन संभाले, आंतरिक मामला किसे दे दे? भारतीयों को। तो एनी बेसेंट ने भी चालू किया। एनी बेसेंट जो थी, कहाँ 26 है? पीडीएफ में 26 हो गया है। नहीं 16 ही है, दोनों एक ही साथ हुआ था। सुधार लेंगे पीडीएफ में अगर 26 हो गया। पीडीएफ में 26 हो गया। होम रूल का दूसरा चरण 1926 नहीं 1916 है, सुधार लेंगे। आगे बढ़े। लाइव वाले भी आप लोग सुधार लीजिएगा। एनी बेसेंट अपना आंदोलन मद्रास से चालू की। कहां से? मद्रास, तमिलनाडु के क्षेत्र से, मद्रास से। जहां बाल गंगाधर तिलक का होम रूल कहां तक सीमित रह गया? महाराष्ट्र तक। वहीं एनी बेसेंट का संपूर्ण भारत फैल गया। कहां फैल गया? संपूर्ण भारत। तो ज्यादा विस्तार से किसका आंदोलन था? एनी बेसेंट का। होम रूल आंदोलन दोनों ने चलाया था, लेकिन ज्यादा विस्तार से कौन पहुंच गया? एनी बेसेंट। कौन पहुंच गया भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। लेकिन 1918 आते आते दोनों लोगों के आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया था। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। अब भी कितने लोग बता सकते हैं एनी बेसेंट किस संस्था के थ्रू भारत में आई थी? बोलिए बाबू। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कनाडा की थी, जिसे मैडम लावा टस्की और कर्नल ऑलकॉट, समझा गया? आई एम इंडियन। सर नेट स्लो चल रहा था, देखिए वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके गांव में। आगे देखते हैं। तो होम रूल आंदोलन किस देश से प्रेरित था? आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन भारत में कितने लोगों ने चालू किया? 2 लोगों। पहले किसने चालू किया? बाल गंगाधर तिलक, अप्रैल 1916। एनी बेसेंट सितंबर 1916। पूरे भारत में फैल गया था। एनी पूरे भारत में फैला था। एनी बेसेंट वाला फैला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरे भारत में। बाल गंगाधर तिलक वाला महाराष्ट्र तक सीमित रह गया। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं है, दोबारा। हाँ
नाम था बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल चलाया था ना, उन्होंने नाम रखा अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। लेकिन उनका सीमित कहां तक रह गया? महाराष्ट्र। और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन कहां तक चला गया? पूरे भारत। लेकिन दोनों लोग का समाप्त हो गया कहां तक? 1918 आते आते। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं 1918 में ये समाप्त हुआ। 1918 के बाद कौन सा साल आएगा? 1919। 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध भी क्या हो गया था? समाप्त आ गया। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1918 में कौन सा विश्व युद्ध समाप्त? प्रथम विश्व युद्ध। और 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किया था। हालांकि अंग्रेज तो वादे बहुत करते थे, तो महात्मा गांधी से भी वादा किया था, आप सेना में भर्ती कराइए, हम युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्र करेंगे या इनको बहुत अच्छी छूट देंगे। कौन सा छूट दिया था? जलियांवाला बाग। क्या दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद? जलियांवाला बाग भी। तो मुसलमानों को भी इसने लेमचूस थमा दिया। मुसलमान लोग चल गए, लोग अंग्रेजों का खूब अच्छा से साथ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। अब तुर्की चूंकि धार्मिक जगह है, अब जैसे मान के चलिए अयोध्या कैसे धार्मिक जगह है, उस तरह से मक्का, मदीना, फिलिस्तीन, तुर्की, ये सब खलीफाओं का जगह था, अतः धार्मिक जगह था, जिस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए सब। यह है तुर्की। तुर्की जो था, अंग्रेजों ने तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। 2 गो जिला ससुरा फ्रांस लेके चल गया, 2-4 गो जिला इंग्लैंड लेके चला गया, कुछ स्पेन लेके चला गया, कुछ अमेरिका लेके चला गया। जिसको जोन चीमन उठा के लेके चल गया सब तुर्की में। अब आप ही बताइए ना, पटना में अगर शासन हो, पता चला हाउ मोहल्ला ब्रिटेन के पास है, ई मोहल्ला फ्रांस के पास है, हाई कोचिंग जर्मनी के पास है, पगला जाएगा आदमी। पूरा मुसलमानों की बेइज्जती हो गई। अब मुसलमानों को कहा कि आप टोपी नहीं पहन सकते, हम आप लोग को टोपी पहनाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? देखो मौलवी साहब मोदी जी को टोपी पहनाने गए, देखे मोदी जी को टोपी पहनाने गए, मोदी जी मना कर दिए। हमको टोपी पहनाता है? पूरे देश को अकेले हमने टोपी पहनाया, हमको टोपी पहनाता है तू? मोदी जी ने टोपी नहीं पहना। क्यों नहीं पहने? क्योंकि पूरे इंडिया को टोपी किसने पहनाया? मोदी। और वो भी टोपी 15-15 लाख वाला। छोटा मोटा टोपी नहीं, कितना का? 15 लाख का टोपी और 2 करोड़ का शेरवानी, मतलब समझ रहे, 2-2 करोड़ का रोजगार। मोदी जी को टोपी पहनाएगा लो, जब हाल है। तो इसने मुसलमानों को यहाँ क्या कर दिया? टोपी पहनने पर बैन लगा दी। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया। पूरे मुसलमान भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। और तुर्की के जो खलीफा थे, इस्लामिक धर्म में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। जिस तरह सिख धर्म में आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उसके बाद जो थे गुरु की वाणी, गुरुमुखी लिपि में जो आदि ग्रंथ लिखी गई है, उसी हिसाब से सिख धर्म चलते गया और सिख धर्म को आगे शुक्र मिसलों में बांटा गया। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके बाद कुरान शरीफ को इस्लाम का मूल आधार मान के आगे बढ़ा गया और उनके रास्ते पर दिखाए जाने वाले खलीफा आगे बढ़े। और खलीफा को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा उस समय कहाँ के थे? तुर्की के। मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का विभाजन करके खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मुसलमानों ने भयानक विरोध कर दिया। अब भारत में मुसलमानों ने इसी विरोध के चक्कर में तुर्की के विभाजन के लिए 1919 में मुसलमानों ने खिलाफ हो गए अंग्रेजों के और इन्होंने क्या चालू किया? खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इस खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 लोगों ने इस आंदोलन को चालू किया। महात्मा गांधी एक चीज को भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों ने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि धार्मिक मामले पे आप किसी को नहीं मतलब धार्मिक मामला नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आप एक ओर हो जाती है। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि जो तुर्की का विभाजन किया गया है, यह विभाजन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और वापस तुर्की देना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी एक प्लान में थे। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह हमने किया ही। महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए, किसान हमारे साथ हो गया था। सॉरी 1917 किसान साथ हो गया।
अहमदाबाद मिल मजदूर, मजदूर साथ हो गया। खेड़ा सत्याग्रह, किसान आंदोलन साथ हो गए सब। ये नाइटहुड की उपाधि वापस किए जलियांवाला बाग 1919 में, सारे लोगों की भावनाएं साथ आ गई। तो महात्मा गांधी ने देखा कि सारे लोग साथ हो गए हैं, मुसलमान का भी साथ लेना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान एक बार साथ दे देगा तो पूरा मतलब कोई टेंशन नहीं उसको, फिर वो पलटने वाला नहीं है, वो कुछ हो जाएगा वो साथ रहेगा। तो महात्मा गांधी सोचते थे कि बड़ा आंदोलन करने से पहले हमें किसका साथ चाहिए, मुसलमानों का। और महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, वो देख लिए थे इस बात को कि अंग्रेजों ने जो ये स्टेप लिया है तुर्की का विभाजन, ये आज नहीं तो कल तुर्की वापस देना ही पड़ेगा उसके खलीफा को, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इससे बेहतर रहेगा ना हम ही जाके खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर देते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 महीना के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन रद्द हो जाएगा, मतलब खिलाफत तुर्की का विभाजन रद्द हो जाएगा। और यदि अध्यक्षता हम कर देंगे तो लोगों को लगेगा, मुसलमानों को लगेगा कि गांधी जी के वजह से क्या हो गया है, ये तुर्की का विभाजन रद्द हुआ है, एक काम करते हैं हम इसकी अध्यक्षता कर देते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस समय दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह, दिल्ली में इसका आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन की, और वहां एक बहुत बड़ा मैदान था, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। इसका नाम अभी बदल के हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली जी का नाम पर यह क्रिकेट स्टेडियम है, और अरुण जेटली को यह नहीं पता है कि फाइन लेग किधर होता है, मिड ऑफ किधर होता है, मिड ऑन किधर होता है। पेशे से वो वकील थे, जीएसटी में बर्बाद करने वाले वही थे, एजुकेशन में 18% जीएसटी जोड़ने वाले परम आदरणीय अरुण जेटली जी। दुनिया हमारे ऊपर हंसती है कि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे है, जहां एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, वहां पर जीएसटी लगाया गया है एजुकेशन पे कितना परसेंट, 18%। सोच सकते हैं 18% जीएसटी है, फेयर एंड लवली पर भी 18% जीएसटी। सोचिए ऐसा देश में हमारे वित्त मंत्री रहे लोग जिनको कॉस्मेटिक चीजों में और एजुकेशन में अंतर ही नहीं दिख रहा है। अरे भैया उस पर लगाइए 28% और झोंक के लगाइए उसमें। मोबाइल पर आप जीएसटी 18 से घटा के 12 कर रहे हैं, और एजुकेशन पे जीएसटी लगा रहे हैं कितना परसेंट, 18%। कहीं से ये उचित लगता है? अब वैसे आदमी के नाम पर क्या रखा गया है, स्टेडियम। समझ में आ गया कि नहीं? पढ़ा लिखा इंसान से अगर आप पूछिएगा ना अरुण जेटली के बारे में, तो उनको कहता है लोग कि इनको जीएसटी से पहले ही गुजर जाना चाहिए। एजुकेशन में कोई भी जो इंसान एजुकेटेड होगा 18% जीएसटी लगाएगा। अमेरिका में 18% जीएसटी नहीं है एजुकेशन पे, हमारे यहाँ 18% जीएसटी है। हद बेवकूफी होती है यहाँ पर, एजुकेशन में जीएसटी 18%। आप ये कुछ खरीदने, ये जैसे ये बोर्ड है ना पढ़ाने वाला, इस पर जीएसटी कितना परसेंट, 18%। कपड़ा वपड़ा खरीदने जाइएगा ना उस पर जीएसटी कितना है, 18%। महंगा कपड़ा खरीदे उस पर कितना परसेंट, 18% है। सोचिए इस टाइप का, तो अजीब टाइप पे जीएसटी लगा रहे हैं आप। एजुकेशन में जीएसटी आपका 18 नहीं होना चाहिए, 28 कर दीजिए तब। अजीब अजीब काम करता है। तो इनका नाम क्या हो गया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली। इसका नाम होना चाहिए किसी क्रिकेटर के नाम पर, क्योंकि क्रिकेट का स्टेडियम है क्रिकेटर। अब कपिल देव के नाम पे रख दिए, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये लोग रिटायर हो गए, क्योंकि रनिंग प्लेयर के नाम पर नहीं रख सकते ना, अब रिटायर हो गए। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीता गया था, कपिल देव उनके नेतृत्व में भी जीता गया था, उनके नाम पर रख देते, इनके नाम पर उतना नहीं। खैर अलग बात है, अब आते अपने टॉपिक पर। तो ये फिरोज शाह कोटला मैदान में अचानक कौन पहुंच गए, महात्मा गांधी। वहां सब कौन थे, सब मुसलमान थे, टोपी लुंगी पहन के। आई पहुंच गए धोती पहन के, सब गए या खुदा ये कौन है। देखिए महात्मा गांधी, सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी लाइए यहाँ पर। महात्मा गांधी अध्यक्षता किए और कहें कि देश का हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, अंग्रेजों ने ये जो काम किया सरासर गलत किया है, पूरी देश की जनता आप सबके साथ खड़ी है, आपके कदम से कदम मिला के चलेगी। और ये खिलाफत आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द नहीं करेंगे। ससुरा एक हफ्ता में तुर्की का विभाजन रद्द हो गया। मुसलमान कह सब यही फरिश्ता है हम लोग, सुभान अल्लाह, फरिश्ता है ये एकदम। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुसलमान सब महात्मा गांधी को फरिश्ता बोलती। शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर बोला था। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या बोला, जादू। देख रहे दूरदर्शी कितने थे। अगर एक हफ्ता लेट किए रहते तो तुर्की का विभाजन रद्द हो गया रहता। इनको क्या मिल पाता क्रेडिट, नहीं, सारा क्रेडिट किसको मिल गया, गांधी जी। मुसलमान जब एकदम या खुदा गांधी जी की हिफाजत करना एकदम। मुसलमान किसके पेपर में हो गया, गांधी जी के। उधर झीना उन्ना कर रहा है, सोच रहा हमारा तो वैल्यू ना है कोनो।
लेकिन महात्मा गांधी की सोच बहुत तगड़ी थी। अब महात्मा गांधी के साथ सारे लोग आ गए, कोई ऐसा समाज का हिस्सा नहीं बचा जो महात्मा गांधी का साथ नहीं दे रहा था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति के कहने पर, बिना इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन के, एक व्यक्ति के कहने पर पूरा देश एकजुट हो जा रहा था, तो वह इकलौता व्यक्ति महात्मा गांधी। वरना इस समय बताइए कौन था जो आपको एक साथ ला सकता था? कोई नहीं था। इस समय की बात नहीं कर रहे हैं। अरे इस समय आप नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, ये खान सर तो एजुकेशन फील्ड में रहेंगे ना, विद्यार्थियों के लिए। अभी के वक्त में आपका 5 टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आपकी बातों को तुरंत पहुंचाया जा सकता है। उस समय नहीं पहुंचाए जा सकते थे। अखबार में भी अंग्रेज जिसको मन वही छाप सकते थे, उल्टा सीधा अखबार में भी आप नहीं छाप सकते थे। तो उस समय महात्मा गांधी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। और पूरे मुसलमान सब भी किसके साथ आ गए? महात्मा गांधी। किसान महात्मा गांधी, मजदूर महात्मा गांधी। विद्यार्थी पढ़ा लिखा होता है, वो देखता है कि आदमी अच्छा रहेगा तो उसका साथ दे देगा। पूरा विद्यार्थी अन्ना हजारे के साथ था कि नहीं? क्या विद्यार्थी रामदेव के साथ है? विद्यार्थी सब समझता है। आप हमको योगा सिखा के पतंजलि बेचेंगे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? काला धन चिल्लाएंगे, अब नहीं चिल्लाएंगे। समझ में आएगी? काला धन आया थोड़ी है, नहीं आया, 1% भी नहीं आया, बट आप चिल्लाएंगे नहीं। तो विद्यार्थी अच्छा समझता है। विद्यार्थी जो है वो किसी भी स्टेट में रहे, बिहार में रहे, यूपी में रहे, लेकिन विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, अपने मुख्यमंत्री को भी कहता है कि आप भी ऐसा कीजिए, कहता है कि नहीं कहता है? तो विद्यार्थियों की सोच अच्छी होती है, एजुकेटेड होते हैं वो लोग, तो वो भी महात्मा गांधी के साथ हो गए। और विद्यार्थियों को लगा कि अंग्रेज जो थे इतने प्रभावशाली थे, जो तीनकटिया जैसे पद्धति, जैसे मामूली चीज थी तीनकटिया पद्धति, अंग्रेज जमींदार जमीन नहीं दे रहा था। जब लोग ये 3 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ा पाते थे तो लोगों का पावर सोचिए, उस समय लोगों की पावर कितना था। 3 कट्ठा जमीन नहीं छोड़ा पाए लोग। उस समय महात्मा गांधी ने इस सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। अब महात्मा गांधी एक बड़े प्लान के चक्कर में थे, कहे कि खुदरा खुदरी आंदोलन में कुछ न हो तो बड़ा आंदोलन होगा। कौन सा होगा? बड़ा आंदोलन। और 1920 में, या देखिए जैसे चौरी ये जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हो गया, महात्मा गांधी को इमोशनली रूप से तोड़ दिया अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी कसम खा लिए कि तुम चोटों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। अंग्रेज सबके लिए महात्मा गांधी जो सहयोगी थे, महात्मा गांधी शुरुआत में तो अंग्रेजों के सहयोगी थे, सेना में भर्ती कराते थे, वो क्या बन गए? असहयोगी बन गए। और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कब चालू किया? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की। इसमें सबसे पहला उद्देश्य था किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी मारधार नहीं चलेगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। महात्मा गांधी ने कहा इसमें अंग्रेजों का संपूर्ण बहिष्कार कीजिए। अंग्रेजों का क्या करना है? संपूर्ण। क्योंकि अब महात्मा गांधी सत्याग्रह नहीं करने वाले थे, भूख हड़ताल नहीं करने, अब क्या करने वाले थे? संपूर्ण बहिष्कार। महात्मा गांधी ने कहा कि विद्यार्थियों को अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में गया? अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी के केवल इसी बात के कहने पर भारत के 2 लाख स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिया। 2 लाख विद्यार्थियों ने क्या छोड़ दिया? आज कोई नेता बोले ना स्कूल मत जाओ, ठोकरे मारेगा। महात्मा गांधी के कहने पे कितने विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया? 2 लाख। और ये आप कहेंगे कि ये तो गड़बड़ किया, लेकिन उसी समय भारतीयों ने अपना विद्यालय खोला और 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए। और उन विद्यार्थियों को कहाँ डाला गया एडमिशन के लिए? वो अलग जो विद्यालय थे उसमें 600 विद्यालय में 2 लाख विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया। खराब हो गया। उसका टीचर था, अकेले बैठ के चुपचाप गुड मॉर्निंग करता था। अब भारतीयों को, अब अंग्रेज जो थे वो शिक्षा के माध्यम से क्या करते थे? माइंड वॉश करते थे। जैसे आप लोग को शिक्षा है, एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी टीचर में देखेंगे आपको शिक्षा को आपको एक अच्छी बात बताएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, धार्मिक मामलों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, शिक्षक यही ना बताता है। तो धीरे धीरे आपके माइंड पर भी ये प्रभाव पड़ता है
और पढ़ा लिखा इंसान आलतू फालतू बातों में, धर्म के मामले में नहीं पड़ता है। और देखिएगा, धर्म की बात वही करेगा जिसे फ्यूचर में चुनाव लड़ना है, वो अपने को फेमस करना चाहता है और कोई मकसद नहीं है उसका। आप धर्म का बात जो कहे उससे 4 गो शास्त्र के सवाल पूछिए, शास्त्रों में से 4 गो सवाल पूछिए, नहीं बता पाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का। वो चुनाव जीतना चाहता है। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब अगर आपसे कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा तो आप लोग भला देने जाएंगे? आप काम के आधार पर खोजने वाले होंगे। लेकिन आपसे जो पीछे की जनरेशन जो अभी जी रही है, वो अभी भी अपने जाति और धर्म पर ही जी रही है। तो आप एजुकेटेड हैं। तो अंग्रेज एजुकेशन फील्ड चलाते थे और भारतीयों का माइंड वॉश करते थे कि देखो भारत वाले किस काम के, सती प्रथा में लड़कियों को जला देते थे, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देते थे, उससे बेटर है अंग्रेज। तो अंग्रेजों की केवल तारीफ करते थे। तो वो एक शिक्षित समाज को न तटस्थ रखना चाहते थे अंग्रेज। इससे बहुत बड़ा घाटा हुआ अंग्रेजों को। विद्यालय फुल टू किसके कंट्रोल में आ गया? भारतीयों के। अब वहां स्कूलों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरी जाने लगी। अब यहाँ पर विद्यार्थी में से एक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। ये बात हकीकत है कि असहयोग आंदोलन तात्कालिक समय में असफल रहा, लेकिन उसका लॉन्ग टाइम परिणाम बहुत जबरदस्त हुआ। एजुकेशन किसके हाथ में आ गया? भारतीयों के हाथ में। आज विद्यार्थी लोग को हर चीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपको स्वतंत्र रूप से विचार रख सकते हैं। इसकी शुरुआत नींव कब से पड़ी थी? असहयोग आंदोलन। वरना अंग्रेज सब सोच रहे अपने हिसाब से सिलेबस तय करते थे। तो महात्मा गांधी, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, जज के पास जाने से वकील मना कर दिए। जज आते थे, अब नियम के हिसाब से वकील जो बोलेगा वो दोनों की दलीलों को जज को लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि किस वकील ने कहां पर लॉजिक गलत दिया है। ऐसे नहीं जज फैसला सुनाता है कि नहीं आप जीत गए। जज का फैसला 200 पेज 400 पेज में आता है, इतना मोटा मोटा पेज में फैसला आता है, उसको हर बातों को लिखना पड़ता है। अब भारतीयों ने वकालत से कहा कि हम भारतीयों के खिलाफ कैसे नहीं लड़ेंगे। अब जब केस नहीं लड़ेंगे तो भारतीय कितनों बड़ा अपराध करके जाता था, समझा क्या? कोनो के कैसे नहीं लड़ता था। तो जज क्या लिखेंगे? यही ना कि सारी दलीलें इसके पक्ष में थी, विपक्ष में कोई दलीलें नहीं था। लो, अतः इसे क्या किया जाता है? बाइज्जत बरी किया जाता है। अंग्रेजों को बहुत बुरा घाटा लगा असहयोग आंदोलन से। विद्यालय स्टूडेंट्स ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, अंग्रेजों का कपड़ा धोने से धोबी ने मना कर दिया, जबरदस्ती धोवा देते तो जला देता था। ले सोच रहा दाग देंगे तो कपड़ा जल जो। यहाँ पे 900 का कपड़ा बहुत वीआईपी होता था, यहाँ पे दाग दिया कपड़ा। वहां पे नाई ने बाल काटने से मना कर दिया, कहा कि ले चाकू छुरी कैंची अपने से काट ले यहाँ पे। अब बेचारा बाल बढ़ा के घूम रहा है झबरा कुत्ता की तरह। कोई उसका दाढ़ी बनाने वाला नहीं मिल रहा है भारत में, कोई उसको सामान देने नहीं दे रहा है। जा रहा था सामान खरीदने तो कहते आटा है, शटर गिरा रहे, भाग यहाँ से, आटा लेने आया है आप। तो अंग्रेजों का काफी लॉस हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन लोग 2 कदम आगे निकल जाते हैं। युवा जहां रहेगा ना 2 कदम आगे ही निकल जाएगा। यहाँ पे उसने क्या किया? बैठिए। आप 20 साल आगे चल रही हैं। डू और डाई का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पीछे। तो वो उस वक्त तक हम आपको बताएंगे। अभी आप बैठिए, समझे? 20 साल में बहुत सारे सिचुएशन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अभी महात्मा गांधी स्टार्टिंग फेज में चल रहे हैं। धीरे 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 धीरे, आपका बात सब सही है, लेकिन महात्मा गांधी का आपको हम चरणों में भी बताए थे, कई चरण में। सबसे पहले वो क्या करते थे? सत्याग्रह। उसके बाद में भूखर्द। अभी वो क्या है? बहिष्कार। और बहिष्कार के बाद क्या करेंगे? आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना, वो एकदम उग्र रूप का आंदोलन था, इसलिए वो बोले थे। महात्मा गांधी अपने हिसाब से सही चल रहे थे। उस वक्त हम बताएंगे कि महात्मा गांधी इतना उग्र क्यों हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उस समय जेल में डाल के कह दिए थे सब कि तुम मरो। महात्मा गांधी भूख हड़ताल तोड़े नहीं थे, अंग्रेज सब उनको खाने में नहीं दे रहा था, कहा था बुढ़ऊ तुम जेल में मर जाओ। वही उन्होंने कहा था करो या मरो। तो महात्मा गांधी एकदम मजबूर हो गए थे। आगे समझते हम लोग। तो विद्यालयों को छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों को काफी ज्यादा इससे क्या हुआ? लॉस लगा। युवाओं ने क्या किया? अंग्रेजों का सामान जलाना चालू किया। अंग्रेजों का कपड़ा था उसको जला दिए, अंग्रेजों का खिलौना जला दिए, दोनों चीज में जला देते थे सब। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक तरह का अपराध है, क्योंकि गरीब लोगों का कपड़ा जला रहे हैं, ये क्या है? एक तरह का अपराध है। किसने कहा था कपड़े जलाने को अपराध से तुलना? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ। उनका भी कहना एक तरह से सही था कि देश की जनता गरीब थी, उत्साह में आके जलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या था? संकेत था। और खादी के कपड़े काफी महंगे आते थे, और खादी का कपड़ा पहनता कौन है आजकल?
पैंट शर्ट कौन पहन रहा है आज के वक्त में? सब दुकान एगो बोरा ऐसा कपड़ा जीन्स वहां पे उसको ज्यादातर लोग पहनते हैं। तो उस समय भी अंग्रेज सब मॉडर्न कपड़े ले आते थे जिसको ज्यादा लोग पहनते थे। खादी के कपड़े बहुत कम लोग पहनते थे और खादी के कपड़े महंगे भी आते थे। आज भी गांधी मैदान के ठीक सामने खादी ग्राम उद्योग है, वहाँ खादी के कपड़े मिलते हैं, जल्दी कोई जाता ही नहीं वहां पे। उसी के नीचे मोंटी कोर्लो का दुकान है, उसमें भीड़ लगा रहता है। समझा? तो लोग आजकल ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं ना, तो आजकल एगो एक्सीडेंटल कपड़ा आ रहा है, मतलब फाटल चिटल रहा। जिस हिसाब से उसको फाड़ रहा है, आने वाले 10 साल में हमको भविष्य अजीब दिख रहा है। जिस क्रमिक विकास से वो फाड़ते जा रहा है, पहले घुटना से नीचे फाड़ता था, अब धीरे धीरे उसको ऊपर फाड़ना चालू है। आने वाले 10 साल में उघारे घुमा देगा। तो क्रमिक विकास हो रहा है इस सब क्षेत्र में। पहले के वक्त पे पैंट यहाँ पहने जाते थे, अब धीरे धीरे पैंट अपने नॉर्मल आ गए। कुछ दिन में ससुरा पैंट को रस्सी से बांध के खींचेगा इसे। पैंट जमीन पे रहेगा, रस्सी से बांध के खींचेगा उसको। तब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई खादी के कपड़े महंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खादी के कपड़े ही पहनिए। अगर महंगे हैं तो मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं आधा ही कपड़ा पहनूंगा, लेकिन हम महंगा का मान के चलिए कोई चीज महंगा है तो कम खाइए, यही ना हो सकता है। तो उन्होंने आधे कपड़ा पहना। महात्मा गांधी जिसके पास इतना पैसा था कि 1888 में वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई किए। हम लोग घूमने नहीं जा सकते, अपने पिताजी से कहिएगा ना इंग्लैंड जाना है घूमने, 4 जूता मारेंगे होश में आ जाएंगे। गांव का रिश्तेदारों मारेगा सब आपको, अरे चोट्टा कहीं का, तू बौरा गया, अरे तू घूमने जाएगा यहाँ पे, इतना पैसा धरल है, पेड़ लगल ना पैसा के। महात्मा गांधी इतने रईस थे उस वक्त में भी कि वो कहाँ गए थे पढ़ने? इंग्लैंड। लेकिन महात्मा गांधी देश के प्रति इतने समर्पित थे कि इतना संपन्न रहने के बावजूद पूरा जीवन बिता दिए आधे धोती पर ही उन्होंने बिता दिया पूरा जीवन। कहा कि कपड़े महंगे हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आधे कपड़े पहनेंगे लेकिन अंग्रेजों का विरोध करेंगे। महात्मा गांधी इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अंग्रेज खोज रहा है सब, कैसे भी करके हिंसा हो जाए। महात्मा गांधी बार बार कहते थे भैया हिंसा मत करना लोग। महात्मा गांधी हिंसा के काफी ज्यादा विरोधी थे। हालांकि यह आंदोलन शुरुआत में ही लड़खड़ा गया था। शुरुआत में ही आंदोलन जैसे हुआ, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसे हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महात्मा गांधी बहुत होशियार। उस समय मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता शौकत अली था, क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली ने ही क्या किया था? खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी शौकत अली को बुलाए। किसको बुलाए? शौकत अली को बुलाए। और महात्मा गांधी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर हिंदू नेता, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इनकी अर्थी को पहले आप उठाइए। तो शौकत अली और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उनकी अर्थी को क्या किया? कंधा दिया, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए था और बहुत ये जरूरी भी था। बहुत जगहों पे हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया भी गया था, कई जगहों पे ऐसा घटना हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी डर रहे थे कि कहीं भी हिंसा आंदोलन न हो। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन क्या होता गया? हिंसक होते गया। आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। और केरल में यह आंदोलन अली मुल्सियर के नेतृत्व में 1922 में, याद कीजिए, मोपला विद्रोह, याद है? मोपला, कौन सा? मोपला विद्रोह किसने किया था? अली मुल्सियर। मोपला विद्रोह जो था अपने जगह पर एकदम सही था, क्योंकि केरल में जो जमींदार थे वो बहुत ही ज्यादा किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो अली मुल्सियर ने कहा कि अब बहुत हो गया अत्याचार, निकालो लाठी, कूच दो, ले जाके बगीचा में बड़ी मार मारे सब। किसको? जमींदार लोग को। अंग्रेज को नहीं, अंग्रेज किसे आगे रखते थे? जमींदारों को। बगीचा में लेके किसको पीटा गया? जमींदार। बड़ी मार मारे सब जमींदारों को। जमींदार तो तीर टार हो गया सब। अब जमींदार जो थे वो हिंदू धर्म के बड़े जाति के थे। अमूमन जमींदार देखेंगे तो हिंदू धर्म में बड़े जाति के लोग थे। और यह आंदोलन किसने किया था? अली मुल्सियर, मुस्लिम थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही मौका है, इसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे देते हैं। जबकि आप अपने मन से सोच के देखिए, ये तो भारत के लिए उचित था कि नहीं था? अब इसका मतलब क्या आप हिंदू धर्म के उच्च जात के हैं तो यहाँ के लोगों पे अत्याचार करेंगे जमींदार बन के? अंग्रेज खिलाफ देगी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया? सोचा कि हिंदू मुसलमान का रूप दे देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी तो थे ही यहाँ पर, उन्होंने सीधे कह दिया किसी भी धर्म का व्यक्ति रहेगा, कितने भी ऊंची जाति का रहेगा, यदि अंग्रेजों का साथ देगा, किसानों पर अत्याचार करेगा, कुचाएगा। समझ में गया? ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है।
तो अली मुल्सियर ने यहाँ किया। लेकिन इसी समय एक और घटना हो गई, कहां पर? चौरी चौरा में। कहां हो गई? चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरा जगह का नाम है चौरी चौरा। पहले लेडीज फिर जेंट्स, चौरी चौरा, चौरा चौरी नहीं, चौरी चौरा, पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स। कौन सी 4 पर? 5 फरवरी, 4 फरवरी नहीं, आप चौरी चौरा के हैं। 5 फरवरी डेट याद रखिएगा, ठीक है। 5 फरवरी को जेल में जलाया गया था। आंदोलन चौरी चौरा पहुंचा था 4 फरवरी को। आंदोलन से थोड़ी ना चौरी चौरा फेमस हुआ है, आंदोलन तो पूरे भारत में फैला था, असहयोग आंदोलन। वो जो हत्या हुई थी वो कितने तारीख हुई थी? 5 फरवरी को। चौरी चौरा जाएंगे, गोरखपुर से जस्ट पहले पड़ेगा एक जगह चौरी चौरा स्टेशन है, छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं है, ऐतिहासिक महत्व है, नॉर्मल सा गांव टाइप का है। चौरी चौरा स्टेशन है, उस स्टेशन के जस्ट बगल में एक स्मारक भी बना है चौरी चौरा के लिए, नॉर्मल सा स्मारक है। वो पुलिस स्टेशन था, वहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश किया आंदोलनकारियों को, असहयोग आंदोलन में। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? हिंसा। 5 फरवरी 1922 को इन लोगों ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारना चालू किया। पुलिस वाला कई थप्पड़ पिटाया, सब थाना में भागा, सब थाना में भी ये लोग घुस के पीटने लगा। तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए खुद को जेल में अंदर डाल के अंदर से बंद कर लिए सब। अब कैसे? अब मारो थप्पड़, मार के दिखाओ। ताला मार लिया अंदर, अंदर थप्पड़ पहुंचना नहीं था, लाठी उठी से कितना मारेंगे, अंदर निकलेंगे तब ना, ऐसे कोचेंगे थोड़ी ना, जरा जरा कोचबो किया सब ऐसे। लेकिन जेल लंबा था, कहा साहब क्या करेंगे, तो भारत वाला बाहर से ताला मार दिया, निकलेगा कैसे? अब मट्टी तेल फेंक दिया ऐसे, तो अब बेचारा लगा सो हाथ गोड़ जोड़ने रे भाई छोड़ दे यार, कहा कि छोड़ दे, ले ऐसे दिखा के ले 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 सच्चा बताओ, जिंदा भूज दिया 22 को। कितना को भूज दिया? 22। चौरी चौरा में कितने पुलिस वाले भुजा गए? 1922 में कै को भुजाया? सब 22 में। 5 फरवरी 1922 फरवरी महीने में फ्राई कर दिया। कितने पुलिस वाले मारे गए? महात्मा गांधी ने कहा कि ये सरासर गलत हुआ है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्या कांड हो गया। महात्मा गांधी को लग गया कि अब आंदोलन को अंग्रेज दबा देंगे, क्योंकि जब तक हिंसा नहीं होगी आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। आपको पता है किसान जो विद्रोह कर रहे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, ये लोग एक थप्पड़ नहीं मार रहे हैं किसी को, जबकि इनकी संख्या इतनी है ना कि उलाट पलाट देंगे किसी को भी। उनके ऊपर जीप चढ़ा दिया गया, मीडिया 2 दिन चिल्लाई, और अभी किसान आंदोलन में मीडिया किसी भी तरह से उन्हें उग्रवादी घोषित कर रही है, क्योंकि जब तक आप उग्र नहीं होंगे तब तक जनता का मोह आपके साथ रहेगा। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उस समय पूरा देश किसानों के खिलाफ हो गया था, और उस समय सरकार बहुत खुश थी। रीजन भी समझिए कि लाल किला को प्राइवेट नहीं किया गया रहता तो लाल किला से भारत का झंडा नहीं उतर सकता। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ हम लोगों ने पिछले साल ही देख लिया था। 26 जनवरी को प्राइवेट हुआ, लाल किला प्राइवेट हो गया था कि नहीं हुआ? सुरक्षा जिम्मेदारी सब वहां पर, तो दे और प्राइवेट करिए, कहियो पता चलेगा ट्रेनों के ऊपर कोनो दूसरा झंडा लगा के घूमेगा, दे ट्रेन प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं। तो सरकार को तो इनडायरेक्टली फायदा ही हुआ, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा आंदोलन एक सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं तो सरकार के पास इतना क्षमता होता है ना कि रातों रात आपके आंदोलन को खत्म कर सकती है। लेकिन हिंसा नहीं होगा तो आंदोलन को खत्म करना उसके बस की बात नहीं है। एनआरसी का विरोध पूरे भारत में हुआ, जहां जहां हिंसा हुआ पुलिस पकड़ के कूच के रद्द कर दी एनआरसी के आंदोलन को। लेकिन वही एनआरसी का आंदोलन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, कुछ सरकार के नाक में दम हो गया, कोरोना नहीं आया तो अभी तक बैठल रहता। तो भारत 2 ओर से घेरा जाता है, एक ओर से किसान दिल्ली घेरा था, एक ओर से महिला घेर ली थी। सब महिला पे तो और कुछ नहीं कर सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते महिला के ऊपर, महिला के लिए महिला पुलिस आएगी। महिला पुलिस है कितना है सब, महिला आएगी तो बतियाने लगेगी आएगी कोई आएगी बतिया, अरे कानवे का कहां से खरीदी आप? वहीं पे इंडिया गेट के पास मिल रहा था। आपका झुमका कहां से खरीदी? तो अगर
कोरोना नहीं आया रहता तो शाहीन बाग खाली हो गया था, और अगर वही मार हुआ रहता तो दिक्कत हो जाता है। तो कोई भी आंदोलन जब सरकार के खिलाफ हो तो याद रखिएगा, आपसे हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई नियम कानून नहीं टूटना चाहिए। पप्पू यादव बिहार में कोरोना के समय घूम घूम के सरकार द्वारा जहां जहां गलती किया जा रहा था उसे उजागर कर दिए कि नहीं। अब सरकार परेशान हो गई, ये तो हिंसा करिए नहीं रहे हैं, अहिंसा वाला आदमी पप्पू यादव, लेकिन उन पर किसका उल्लंघन का आरोप लगा दिया, कोरोना गाइडलाइन। 6 महीना भेज दिया कि नहीं जेल, चले गए 6 महीने के लिए। तो महात्मा गांधी वकील थे, वो जानते थे रे भैया हम लोग के पास केवल भीड़ है, अधिकार कुछ नहीं है, उस पे से हम लोग गुलाम है, मार काय कर रहा है। महात्मा गांधी इससे बहुत आहत हुए, समझा गया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने की पावर अंग्रेजों के पास नहीं थी, क्योंकि अभी पूरा भारत महात्मा गांधी के साथ था और लोग जश्न मना रहे थे, भूज दिए अंग्रेजों को, मजा आ गया, मार डाले अंग्रेजों को, छोड़ेंगे नहीं, फिर से 1857 की क्रांति होगी। महात्मा गांधी खुलकर कैसे बोलते कि फिर से यदि 1857 की क्रांति होगी तो फिर से वही अंजाम होगा जो 1857 की क्रांति का। लेकिन ये बात अगर महात्मा गांधी बोल देते तो लोगों का मनोबल नीचे गिर जाता। महात्मा गांधी कई बार जहर का घोंट पिए हैं, लोगों को समझा नहीं पाए, दूरदर्शिता लोगों में नहीं थी, मंटेसरी तक पढ़ाई करके गवर्नर जनरल से लड़ने चल गए थे। यहाँ पर इतना नॉर्मल लड़ाई हो गई। अंग्रेजों के पास किस चीज की कमी थी, जहाज लगा के टैंक लगा के भूज देता, हम लोग के पास वही लाठी पिलावन लड़ाई होती, यहाँ पे मारो 3 लाठी, क्या कर लेंगे, वहां पर नहीं लड़ सकते थे। महात्मा गांधी इस चीज को भली भांति समझते थे। अब महात्मा गांधी के पास डबल समस्या हो गया, क्योंकि अब आंदोलन एक बार उग्र हो गया। अगर महात्मा गांधी कॉम्प्रोमाइज करते तो लोग दोबारा कहीं ना कहीं भूजते चलते, अब जहां तहां थाना आता सब पकड़ के जलाते चल जाते। महात्मा गांधी दूरदर्शिता को देखें, और महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। कहा कि अब ये आंदोलन हमको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। किस तारीख को कैंसिल किया, कहां से लाए, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या कर लिया, स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी दूरदर्शी थे कि नहीं थे, लेकिन गरम दल वालों ने इसका क्या किया, विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इनका दिमाग सठिया गया है, जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो इनके द्वारा आंदोलन स्थगित करना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या सोच के ये किए हैं। जबकि महात्मा गांधी की सोच दूरदर्शी थी, अगर वो स्थगित नहीं करते तो पूरे भारत में क्या होता है, हिंसा होता। और महात्मा गांधी को पता था कि हमें अपने आंदोलनकारी नेताओं को जिंदा रखना है। अब सोचिए अगर महात्मा गांधी मरा जाते, 4-5 गुण मेन लेता, अगर मरा जाते हैं तो आंदोलन कहाँ जाता। सुभाष चंद्र बोस बड़े क्रांतिकारी थे, अगर मरा जाते तो क्या होता, दिक्कत हो जाता। क्योंकि भीड़ पैदा हो सकती है, नेता बनते नहीं है, नेता पैदा होते हैं, बहुत गुण होता है। नरेंद्र मोदी को देखिएगा ना, झूठो इतना तगड़ा बोलते हैं कि लोग को बिलीव हो जाता है। तो ये नेता कोई बनता नहीं है, पैदा होता है, ये लोग एक नेचुरल गुण आता है। अब वही मनमोहन सिंह, मेरे देश के वासियों, आपको बेचारे, अब तो दुनिया मतलब क्या बोले उनको, मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, पर्सनली उनका जीवन अच्छा था, राजनीतिक तो व्यक्ति नहीं थे, उन्हें तो राजनीति में लाया गया, राजनीतिक तो थे नहीं। अब महात्मा गांधी को पता था कि 2-4 गो नेता है सब, उसको सजो के रखो भाई, वरना इनका लीडर कौन बनेगा। बाल गंगाधर तिलक की तो मृत्यु इसी में हो गई, लाला लाजपत राय तनी से आंदोलन किए, लाठी से मार दिया सब। अंग्रेज जानता है सर कि मेन लीडर को खोजो, अब मेन लीडर को मार दो, भीड़ बच रहेगी, भीड़ कुछ नहीं कर पाई। महात्मा गांधी कहते थे हिंसा मत कर रहे भैया, देर फौकेगा अंग्रेजवा पकड़ के थूर देगा सब, मर जाओगे, फिर लीडर नहीं बनेगा, तुम्हें जिंदा रहना है इस देश को बचाने के लिए, अहिंसा करोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। अब महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में अपराध होगा तो सजा कन्याकुमारी को दिया जाएगा, चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ है, चौरी चौरा में स्थगित कीजिए, गोरखपुर में स्थगित कीजिए, यूपी में कर दीजिए, पूरे भारत में काहे कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि आंदोलन को स्थगित न करना अंग्रेजों को दावत देना कि नेताओं को चुन चुन मारे, क्योंकि अंग्रेज इसी का आरोप लगा के किसी न किसी नेता को पकड़ लेंगे। तो महात्मा गांधी ने इस पर सोचा कि हमारे आंदोलन को चालू रखने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू पिटा जाएंगे, मोतीलाल नेहरू पिटाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल चल जाएंगे, उससे बेटर है हम खुद को जेल में भेज देते हैं। तो महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित किए। अंग्रेज डर के मारे महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे सर गिरफ्तार,
क्योंकि पता था यदि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो पूरी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी तो 22 को जलाया है, पूरा को जला देगा। लेकिन महात्मा गांधी को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित किया, उस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। जब आंदोलन स्थगित हुआ, महात्मा गांधी का बहुत विरोध होने लगा। जब महात्मा गांधी का विरोध हुआ, तब महात्मा गांधी के समर्थन में लोग हट गए। लोग पागल बोलने लगे, महात्मा गांधी को गाली तक देने लगे। तब अंग्रेजों को लग गया कि महात्मा गांधी के खिलाफ पूरी जनता हो गई है, अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लो। तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाया। महात्मा गांधी आंदोलन को आगे रखने के लिए, बाकी नेताओं को जीवित रहने के लिए खुद कितने साल जेल की सजा कर ले, 6 साल। ऐसा त्याग कोई कर सकता है? उनको क्या जा रहा था महात्मा गांधी को आंदोलन में? उन्होंने थोड़ी किया था, लेकिन फिर भी दूरदर्शिता उनमें बहुत ज्यादा थी। 6 साल क्या हो गई, जेल की सजा सुनाया गया। महात्मा गांधी कहाँ चले गए, जेल में। महात्मा गांधी जेल चले गए, लेकिन महात्मा गांधी को जेल के अंदर से लग गया कि जेल के अंदर है, बाहर कोई अच्छा से नेतृत्व नहीं कर रहा है। अतः महात्मा गांधी को लग गया कि जेल से निकलना जरूरी है। तो जेल के अंदर तबीयत खराब हो गया इनका, महात्मा गांधी का। तनी सा तबीयत खराब हुआ, महात्मा गांधी ज्यादा करने लगे। तबीयत खराब हुआ, महात्मा गांधी उठबे नहीं करते। 4 आदमी उठाता था, उठाओ गांधी जी, ऐसे उठते थे ऐसे गांधी जी। अंग्रेजों को लगा कि मर जाएगा अंदर ही, अंदर मर गया तो बवाल हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा था, और उसको आप जेल में मार डालेंगे तो क्या होगा, बवाल होगा। बवाल होना फिक्स है, समझ में आया कि नहीं आएगा? इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को 1924 में छोड़ दिया, 2 साल में छोड़ दिया, टांग उंग के बाहर जेल में कर दिया से, जा महात्मा गांधी जा। उसको लगा 2-3 दिन में मर जाएगा। जेल के बाहर महात्मा गांधी है, झाड़ के चलो चलो। बहुत होशियार थे महात्मा गांधी। स्वास्थ्य खराब का बहाना बन के कहाँ चला है, जेल बाहर निकले। महात्मा गांधी वकील थे, उनको लगा फिर से टांग ले जाएगा सब, फिर क्या करेगा, टांग ले जाएगा। इसलिए हम फिर कुछ अजुराने वाला काम कर देते हैं। तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक के बेलग्राम में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, बेलग्राम। बेलग्राम में पहुंच के महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन करने, कांग्रेस की अधिवेशन की क्या कर दी, अध्यक्षता, और कह दिया कि समाज की भलाई के लिए अंग्रेजों ने मेरी सजा को खत्म कर दिया। खत्म थोड़े किया था, वो तो केवल रिहाई दिया था। किस आधार पर, स्वास्थ्य का। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से कह दिया कि मेरी सजा क्या हो गई, खत्म हो गई, आप सबके प्रयास से। जब तक आप चाहेंगे अंग्रेज हमें अब दोबारा, जब तक आपका समर्थन रहेगा, जेल नहीं ले जा सकते। अंग्रेज बस सुन रहा था, चोटा फंसा दिया हम लोग को, कुछ बोल के हमको फंसा दिया है। अंग्रेज फुल प्लान में थे, सबकी तबीयत ठीक हो गया इसका, ले चलो वापस। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए थे, कांग्रेस की अधिवेशन में, और अधिवेशन में भाग नहीं लिए, अध्यक्षता कर दी। महात्मा गांधी अपने जीवन में बस एक ही अध्यक्षता की है। कौन सा अधिवेशन, हाँ, बेलग्राम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, बेलग्राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस अधिवेशन। अब इसके बाद महात्मा गांधी जब आए तो लोगों ने कहा, गांधी जी एक और आंदोलन, गांधी जी एक और आंदोलन चालू है, एक और, कहा कि भाग पकड़वा कहीं, तुम लोग को खाली आंदोलन दिखता है, अभी माहौल नहीं है आंदोलन के लायक। अंग्रेजों को कहीं फंसने दो, अंग्रेज कहीं फंसेगा। अगर अंग्रेज के यहाँ पर चुनाव का टाइम आए, या अंग्रेजों में युद्ध का आषाढ़ आ जाए, या अंग्रेज में नेतृत्व परिवर्तन हो, तब कीजिए ना। लोहा को तब मारिए जब वो गर्म होके लाल हो जाए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, लोहा को हम गर्म होने का इंतजार करते, लेकिन लोहा गर्म हो जाए, हथौड़ी नहीं रहेगा तो कोने काम का। उससे अच्छा इधर हम पहले हथौड़ी रेडी रखते हैं, हथौड़ी रेडी रहेगा, जैसे लोहा गर्म होगा मार देंगे। तो अंग्रेजों की कमजोर स्थिति का फायदा महात्मा गांधी उठाने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो अंग्रेज कभी ना कभी कमजोर पड़ेंगे, और इधर हथौड़ी के रूप में महात्मा गांधी की जनता थी। तो जनता का दिल जीतने के लिए महात्मा गांधी ने समाज सेवा का काम किया, प्लेग के मरीजों की इलाज किया। जिस प्लेग को मरीज को देख के लोग भाग जाते थे, महात्मा गांधी उन प्लेग के मरीजों का क्या किया, इलाज किया। लोग कहें कि ऐसा आदमी होना चाहिए। बताइए, आधा कपड़ा पहन ले है, प्लेग के मरीज का इलाज कर रहा है, अपने कोई कांड नहीं किए थे चौरी चौरा में, खुद 2 साल जेल की सजा काट के आए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, बहुत महान है महात्मा गांधी, बहुत महान है। तब तक इंग्लैंड में 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। क्लीमेंट विस्टन चर्चिल और रेमजे मैकडोनाल्ड। उस समय उन दोनों में सीट जीतने के लिए बवाल चल रहा था। महात्मा गांधी का यही मौका है, 1 नंबर,
इंग्लैंड में अभी लोग ध्यान दिए हैं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं देगी। हमारा पहले से हथौड़ी तैयार, इधर लोहा गरम है। महात्मा गांधी 6 साल बाद 1930 को मार दिए हथौड़ी, डांडी मार्च। समझ में गया? तो महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। ये ना कि हर डेली डेली आंदोलन करिए, डेली डेली आंदोलन करेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप डेली डेली क्लास आते हैं तो आपको एक क्लास से उब गए होंगे। गांव से लड़का आता है खदखदा के, खान सर के क्लास में चलते रही। यहाँ पे पहला दिन ओकरा लगता है कहाँ होगा क्लास, कितना बड़ा होगा, चलते हैं। डेली डेली क्लास करने से आपका मन उब नहीं जाता है? अरे पढ़ाई कंप्लीट मतलब एक तो वो क्लास आने की एक्साइटमेंट थोड़ी ना भाई, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना। लेकिन एक क्लास के लिए तो महात्मा गांधी जानते थे कि आंदोलन डेली डेली करेंगे तो लोग हमारा वैल्यू नहीं करेगा। अब एक बार हुमच के मारते किसमें? डांडी आंदोलन में। और उधर इंग्लैंड में 2 पार्टी में लड़ाई हो रही थी, किसमें? मैकडोनल्ड में, और किसमें? विंस्टन चर्चिल में। चर्चिल कह रहा था मैकडोनल्ड तू कोने काम का नहीं है, तो मैकडोनल्ड का आगे देख हम कैसे आंदोलन को शांत करते हैं, गांधी जी को बुलाओ। तो गांधी जी को बुलाया, गांधी जी अबे नहीं किए। चर्चिल कहा कि देख लो गांधी जी को बुलाओ, गुलाम देश का नेता नहीं आया। अब चर्चिल तो देखा कि भाई मैकडोनल्ड ने इरविन को फोन किया, गांधी को कैसे भी भेजो। तो बड़ा मान मनोबल के बाद महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे, आधा धोती पहन के। तो चर्चिल कहा कि हाँ ये था, वो नहीं आया था, ये जो तू नहीं कैसन दिख रहा है। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने भी कहा हम तो आधे नंगा है, पर अपने देश से उघारे करके भगाएंगे। महात्मा गांधी बहुत तगड़ा आदमी थे, वो सोच समझ के वो कहते थे हमला करना बड़ी बात नहीं है, हमला कब और कहां करना है ये बड़ी बात होती है ना। हमला करने से नहीं जीतते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ पर किस महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? आगे बढ़े, चलिए चौरी चौरा के बाद अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे।